तो चलिए बेटा, आते हैं आज की क्लास पे। और आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग की केस स्टडीज। ठीक, आपको पता है कि आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले आपके नॉर्मल एमसीक्यूज आएंगे, सेकंड नंबर पर आपकी केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सीबीएसई अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कहता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ही केस स्टडीज कहलाते हैं। और थर्ड आते हैं आपके एसर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। करेक्ट। तो जो आप थर्ड वर्कशीट पर, पहली वर्कशीट में आपने एमसीक्यूज करे, दूसरी में आप केस स्टडीज कर रहे हैं और तीसरी में आप असर्शन कर रहे हैं। और बेटे ये जो आप लोग केस स्टडीज कर रहे हैं ये बड़ी फेमस बुक है एग्जाम आइडिया, वहाँ से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो एक अच्छी एक ऑथेंटिक बुक आपकी प्रिपेयर हो रही है। ठीक, तो अगर आपके पास इसकी हार्ड कॉपी हो, इसका बुक हो, तो आप बुक में मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए बेटे, केस स्टडीज करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से सुनिएगा। केस स्टडीज में जितने भी क्वेश्चन होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन केस स्टडी पढ़कर ही सॉल्व होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि केस स्टडीज तो दे रखी हैं लेकिन नीचे के जो क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं, वो बिना केस स्टडीज पढ़े भी सॉल्व हो सकते हैं। तो हमेशा एक आदत आप ये रखिएगा कि केस स्टडी पढ़ने से पहले एक बार नीचे के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप करिएगा केस स्टडीज को। अब हम केवल रीड कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एन इकोनॉमी डिस्क्राइब्ड अबव इज दी वन। करेक्ट। जो इकोनॉमी ऊपर डिस्क्राइब करी गई है वो कौन सी इकोनॉमी है? अभी हमने केस स्टडी पढ़ी नहीं इसलिए हमें पता नहीं है। दूसरा कहते हैं, इन डैश सिस्टम ऑफ एक्सचेंज गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं बिना केस स्टडी पढ़े भी कर दूं तो मैं ठीक करूंगा, क्योंकि कौन सी इकोनॉमी होती है जहां पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जाता है? तो आप सबको पता है कि वो इकोनॉमी होती है बार्टर सिस्टम। करेक्ट। तो बार्टर सिस्टम होता है जिसमें हम गुड्स के लिए क्या करते हैं, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए मैंने केस स्टडी नहीं पढ़ी लेकिन उसके बाद भी मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कैश कार्ड्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ। ठीक, कैश कार्ड। बेटे कैश कार्ड कैसे होते हैं? जैसे आप लोग अपने घर में यूज करते हैं डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। करेक्ट। दीज आर द कैश कार्ड्स। तो कैश कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसका एग्जाम्पल है? तो बेटे ये लेटेस्ट इवोल्यूशन जो मनी का है ये है प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिक मनी बोलते हैं इसको। तो मुझे ये क्वेश्चन भी रीड नहीं करना पड़ा और मैंने यहाँ पर जो है टिक लगा दिया है प्लास्टिक मनी, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। अब आते हैं जरा, अभी मैंने केस स्टडी रीड नहीं करी और मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मत करिएगा केस स्टडी रीड। मैं कह रहा हूँ पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर उसके बाद केस स्टडी रीड करिएगा। ठीक है, क्या पता आपको कुछ क्वेश्चन, बच्चा कई बार ये सोचता है कि मुझे तो केस स्टडी समझ में नहीं आ रही तो मैं आंसर कहाँ से दूँ। एक बार आंसर्स और क्वेश्चंस जरूर पढ़ लीजिए केस स्टडी पढ़ने से पहले। ई मनी इज दी। ई मनी क्या होती है? फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मनी? नहीं बेटे, अगर मैं आपको हैंड टू हैंड हार्ड कैश दे रहा हूं तो वो ई मनी तो नहीं होती। ई मनी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती है, मेरे अकाउंट से कट हो जाएगी, आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी बाय वे ऑफ ओनली क्रेडिट एंट्रीज इन दी बैंक अकाउंट? नहीं बेटे, ध्यान से सुनिएगा, एक अकाउंट क्रेडिट और दूसरा अकाउंट डेबिट। अगर मैं आपको पे कर रहा हूं तो मेरा अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट और आपका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। करेक्ट। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। तो देखिए मैंने 4th क्वेश्चन भी पढ़ा नहीं है, केस स्टडी पढ़ी नहीं है, लेकिन आंसर मैंने तब भी दे दिया है। करेक्ट। चलिए अब एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी हमारा एक क्वेश्चन बचा है। सम कंट्रीज हैव मेड एन अटेम्प्ट टू मूव टूवर्ड्स एन इकोनॉमी which use less of cash and more of the digital transaction। कह रहा है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया कि वो कैश की जगह डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने लगे, जिसमें से इंडिया भी एक है। A cashless society describe an economic state
where financial transactions are not connected with money in the form of physical bank note। तो बेटे कैशलेस सोसाइटी, आजकल हम इस चीज़ों का बहुत यूज़ करते हैं, गूगल पे, फोन पे, क्यूआर कोड स्कैन, वॉलेट, ये सब चीज़ें ई ट्रांसफर का एक पार्ट है। और कॉइन्स, बट रैदर थ्रू दी ट्रांसफर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, यूजुअली एन इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी। अगर मैं आपको 1000 रुपीज़ पेटीएम के थ्रू पे करता हूँ तो मेरे अकाउंट से वो माइनस हो जाएंगे और आपके अकाउंट में प्लस, तो बस एक डिजिट सी तो वहीं आपके पास। बिटवीन द ट्रांजेक्टिंग पार्टीज इन इंडिया, government has been consistently investing in the various reforms for greater financial inclusion। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट भी बहुत सारी कोशिश कर रही है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाए, किस चीज़ का, डिजिटलाइजेशन का। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इनिशिएटिव सच एज जनधन अकाउंट, आपको याद होगा जो जीरो बैलेंस पर जो अकाउंट खुले थे उनको बोलते हैं जनधन अकाउंट। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, हर जगह आपका आधार लगा हुआ है, ई वॉलेट, नेशनल फाइनेंस स्विच एनएफएस एंड अदर हैव स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट रिजॉल्व टू कैशलेस टू गो कैशलेस। टुडे फाइनेंशियल इंक्लूजन इज सीन अ रियलिस्टिक ड्रीम बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन अक्रॉस द कंट्री। तो इस केस स्टडी में कुल मिलाकर बात हुई है कि आजकल हम हार्ड कैश का यूज ना करके बहुत सारे अलग अलग मोड से हम लोग क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अपना जो है डिजिटल पेमेंट ऑप्शन। अब देखिए जरा, अब बात आती है, 3 क्वेश्चन तो हमने कर ही दिए थे वैसे। एन इकोनॉमी डिस्क्राइब्ड अबव, ऊपर कौन सी इकोनॉमी की बात की गई है, तो बेटे पूरी तरीके से एक तरीके से कैशलेस इकोनॉमी की बात की गई है। वेयर इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कनेक्टेड विद प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है बेटे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आजकल तो बेटे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी ज़्यादा सीधा अकाउंट में ट्रांसफर, अब डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करके पे करते हैं। वेयर इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद द पेपर मनी, नहीं, पेपर मनी को तो हम हटाने की बात कर रहे हैं। वेयर इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कनेक्टेड इन ई मनी, यस, तो मेरे ख्याल से ए और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। तो हम आजकल कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहां प्लास्टिक मनी और ई मनी का यूज हो। बाकी के 3 क्वेश्चन हम बिना पढ़े भी कर चुके हैं। तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये था, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपको केस स्टडी पढ़ के समझ नहीं आ रही तो आपको नीचे के आंसर भी नहीं आते। क्लियर? और बेटे इन्हीं क्लासेस को आप, इन्हीं केस स्टडीज को बार बार देखिए, बार बार समझिए, ठीक है? जितनी बार आप देखेंगे उतना आपको बढ़िया लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज दी सेकेंड केस स्टडी। मेरी अप्रोच अब भी वही रहेगी, मैं पहले क्वेश्चंस रीड करूंगा, उसके बाद मैं आपको दोबारा से केस स्टडी पर लेकर आऊंगा। अब इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फिएट मनी रेफर्स टू। बेटे फिएट मनी कौन सी होती है? जिसको कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि आप कह लें हमारी कंट्री में जिस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो देश की सरकार होती है, जिस चीज को कह देती है कि वो मनी है, तो उसको हम बोलते हैं फिएट मनी। करेक्ट? तो अब जरा देखते हैं फिएट मनी कौन सी होती है। विच इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। विच इंक्लूड ऑल दी नोट्स एंड कॉइन्स, तो ऑब्वियस सी बात है, नोट्स और कॉइन्स कौन इशू करता है? बेटे गवर्नमेंट ही इशू करती है बाय यूजिंग दी आरबीआई, तो ये भी ठीक है। विच द पीपल ऑफ अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप हमारी कंट्री में डॉलर का तो यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि डॉलर को हमारी गवर्नमेंट जो है मनी नहीं मानती, नोट्स और कॉइन्स को मानती है, जो हमारे यहाँ पर चलते हैं, रुपीज को मानती है। तो बेटे फिएट मनी इन सब में अप्लाई होता है। तो मैंने तो अभी केस स्टडी पढ़ी भी नहीं, लेकिन मुझे इसका सही आंसर अपने आप दिख गया। पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका, पिछली क्लास में भी। चेक क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि चेक जो होते हैं ये म्यूचुअल ट्रस्ट पे डिपेंड होते हैं। अगर मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं तो मैं आपसे चेक ले लूंगा, नहीं करता तो नहीं लूंगा। ऐसी मनी को हम बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी मैंने केस स्टडी नहीं पढ़ी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन का भी मुझे सही आंसर पता था। फेस वैल्यू रेफर्स टू, जैसे सपोज कीजिए ये 1 रुपये का कॉइन है, ये 2000 रुपये का नोट है,
इसके ऊपर जो रिटन वैल्यू है, रिटन वैल्यू, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक, तो फेस वैल्यू क्या होती है देखते हैं जरा। मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड और सिल्वर कंटेन्ड इन द कॉइन, नहीं। मार्केट वैल्यू ऑफ द मटेरियल विद विच द मनी इज मेड ऑफ, बेटे इन दोनों को तो बोलते हैं कॉमोडिटी वैल्यू, जिस चीज से बना हुआ है कॉमोडिटी वैल्यू बोलते हैं। व्हाट इज इंस्क्रिप्ट ऑन अ कॉइन और रिटन ऑन अ पेपर नोट, यानी कि जो कॉइन के ऊपर प्रिंट हो या पेपर के ऊपर जो प्रिंट हो, ये प्रिंट है। 1 रुपए के सिक्के पे 1 रुपी एम्बोज हो रखा है, 2000 प्रिंट हो रखा है, तो बिल्कुल ठीक बात है, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो कायदे में तो मैंने थर्ड क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और मुझे उसका आंसर आता था। पेपर में भी ऐसा ही होगा, आपको केस स्टडी में बिना केस स्टडी पढ़े भी आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, सभी तो नहीं लेकिन हाँ आप 1-2 को छोड़कर बाकी दे पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नोट्स एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर, लीगल टेंडर का मतलब जो गवर्नमेंट जिसको बोलती है, बिल्कुल सही बात है, लीगल टेंडर। मोदी जी का एक स्टेटमेंट याद करिएगा, जब नोटबंदी हुई थी, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो मोदी जी ने कहा था आज रात 12 बजे से 1000 और 500 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि कानूनी तौर पर उन्हें नहीं माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। उसने पूछा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इट इज अनलॉफुल टू एक्सेप्ट नोट्स एंड कॉइन्स फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट, नहीं भाई बिना इसके कैसे काम चल जाएगा, ये सेंटेंस भी ठीक है। फिड्यूशरी मनी इज एक्सेप्टेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ओ सॉरी, तो ये तो आ चुका, इट इज अनलॉफुल कह रहा है वो, तो ये सेंटेंस गलत है। करेक्ट, इट इज अनलॉफुल, गैर कानूनी है नोट एक्सेप्ट करना, नहीं नहीं बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। फिड्यूशरी, तो ये वाला वैसे तो हमारा ऑप्शन हो चुका है, नॉट ट्रू बोला था, तो ये वाला स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिड्यूशरी मनी इज एक्सेप्टेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, सही, ये भी बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट कभी ऑर्डर नहीं देती। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मटेरियल विच मनी इज मेड ऑफ, बिल्कुल ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक गोल्ड कॉइन है, ये एक गोल्ड कॉइन है, और इस गोल्ड कॉइन के अंदर इसके अंदर जो गोल्ड लगा हुआ है वो गोल्ड है 10,000 रुपीज का। अब इसके ऊपर लिखा हुआ कितना भी हो, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है दैट विल बी 10,000, इंट्रिंसिक वैल्यू या कॉमोडिटी वैल्यू। बेटे ऐसा नहीं है कि हम केस स्टडी में केवल केस स्टडी सीख रहे हैं, और बहुत चीजें भी सीख रहे हैं, और इनसे बाहर नहीं आएगा पेपर में कुछ भी, आप यही क्लासेस देखिए बस बार बार। अभी तक हमने केस स्टडी नहीं पढ़ी थी, लेकिन हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए, करेक्ट, चारों क्वेश्चन कर दिए हमने बिना केस स्टडी पढ़े। कोई बात नहीं, अब एक फॉर्मेलिटी के लिए केस स्टडी पढ़ लेते हैं। फिएट मनी ओनली हैज वैल्यू बिकॉज द गवर्नमेंट मेंटेन दैट वैल्यू। फिएट मनी की वैल्यू तभी होती है जब गवर्नमेंट मानती है। जिस दिन से मोदी जी ने कह दिया कि 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं है, तो उनकी वैल्यू हो गई 0। बिकॉज टू पार्टीज इन अ ट्रांजेक्शन एग्री टू इट्स वैल्यू। हिस्टोरिकली गवर्नमेंट वुड मिंट कॉइन्स, बेटे मिंट का मतलब होता है बनाना, ठीक है, सिक्के मिंट में बनते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं टकसाल, करेक्ट। आउट ऑफ द वैल्यूएबल फिजिकल commodity such as gold, silver, print paper money that could be redeemed for the set amount of physical commodity, fiat money is inconvertible and cannot be redeemed। ठीक, the word fiat comes from a Latin and is often translated as decree it shall be, यानी कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, लैटिन वर्ड है fiat, और let it be done कि ऐसा माना जाए। because fiat money is not linked to the physical reserve such as a national stockpile of the gold or silver,
इट रिस्क लूजिंग वैल्यू। कहता है कि अगर सपोज करो ये 2000 रुपये का नोट है, सरकार कह रही है 2000 रुपये का नोट है, बेटे असली में तो इस कागज के टुकड़े की कोई भी वैल्यू नहीं है अगर सरकार मना कर दी तो। इफ पीपल लूज फेथ इन द नेशनल करेंसी, बेटे जैसे ही गवर्नमेंट ने 500 और जैसे ही गवर्नमेंट ने 1000 के नोट बंद कर दिए, तो वैसे ही लोगों का उसके ऊपर से फेथ खत्म हो गया, भरोसा खत्म हो गया। मनी विल नो लॉन्गर होल्ड वैल्यू। आज अगर आपको 500 रुपए के 5000 नोट भी मिल जाएं तो आप कहोगे यार बेकार है, कोई फायदा नहीं है। दैट डिफर्स फ्रॉम करेंसी बैक्ड बाय द गोल्ड। बेटे कभी कभी करेंसी के पीछे गोल्ड रखा जाता है, नहीं रखा जाता। हमारे कंट्री में लगता है, हमारी कंट्री में एक सिस्टम लगता है जिसे हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें 200 करोड़ रुपए का गोल्ड और सिल्वर एटसेट्रा रख के गवर्नमेंट कितने भी नोट प्रिंट कर सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर मेरे हाथ में 2000 है तो कहीं ना कहीं ये बैक्ड बाय 2000 रुपए का गोल्ड है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इज एट इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर गोल्ड एंड ज्वेलरी एंड इन डेकोरेशन एज वेल एज मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सब बेटे इधर उधर की बातें हैं, आपके कोई काम की बात नहीं थी। ये जेम्स चैन का फिएट मनी से लेकर इन्वेस्टोपीडिया में छपा एक आर्टिकल है, करेक्ट, जिसके ऊपर ये केस स्टडी बनाई गई है, करेक्ट। तो इस तरीके से ही आपको थोड़ा सा परेशान भी किया जा सकता है। आप केस स्टडी में गोल गोल घूमते रहेंगे, और मेरा कहने का मतलब है केस स्टडी से पहले ही अपने क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, करेक्ट। अगर आप घर से थोड़ा बहुत तैयारी करके गए हैं ना, तो आपको बिना केस स्टडी पढ़े ही आप कम से कम 3-4 क्वेश्चंस को बिल्कुल ठीक कर देंगे। आपको शायद ही केस स्टडी पढ़ने की जरूरत पड़े, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि केस स्टडी कोई बड़ी भयानक आएंगी इकोनॉमिक्स में, कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल ईजी आएगा। इकोनॉमिक्स सर्वे में एक रिपोर्ट छपी है, वो यहाँ पर लिखी हुई है 1920 में, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं हम। चलिए बेटा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केस स्टडी थर्ड करने का तरीका हमारा अब भी यही रहेगा सेम। पहले हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस। M1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है M1 इज अ डैश कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई कंपेयर टू M3, करेक्ट। तो इसका क्या आंसर होगा, आराम से देखिए। कहता है नैरो, ब्रॉडर, स्टैटिक। बिल्कुल एक सिंपल सी आपको बात बताता हूं, मनी सप्लाई के 4 वेरिएंट्स हैं, ठीक, 1 2 3 4। M1 वेरिएंट एक तरीके से आप मानिए जैसे आप कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो ये उसका फर्स्ट वर्जन है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो ऑब्वियस सी बात है जो M3 है वो M1 से ब्रॉडर होगा। M3 में ज़्यादा बात की गई है और M1 की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी नैरो है। M1 कहता है केवल करेंसी कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, केवल इन 3 चीज़ों को हम किस में रखते हैं, मनी सप्लाई की डेफिनेशन में। M3 उससे ज़्यादा चीज़ों को रखता है। तो पहले का आंसर है A। तो कहीं ना कहीं बात हुई है, बिना केस स्टडी पढ़ेगी भी अगर आप करोगे तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बेटे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 2 आने हैं, केवल 2 या 3 क्वेश्चन आने मैक्सिमम, उसमें से आपको करने हैं। किसी में 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में 4, तो 3 या 4 में से आप 1-2 के आंसर तो बिना पढ़े भी दे सकते हैं। अब यहाँ जो मैंने आपको नहीं बताया वो नीचे लिखा है। M3 क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि M1 में करेंसी एंड कॉइन्स, CC का मतलब करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स, ये 3 चीजें आती हैं। अब M3 में क्या आता है, M3 में आपका क्या आता है, M1 अगर आपने ये मनी सप्लाई के चारों वेरिएंट आपको आते हैं तो आप 1 मिनट में कर देंगे। M1 तो पूरा का पूरा होता है, यानी कि दिस एंड दिस आर द पार्ट ऑफ M3। साथ ही साथ नेट टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक। बेटे टाइम डिपॉजिट होते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो यानी कि इस डेफिनेशन में हमने फिक्स डिपॉजिट भी ले लिया, करेक्ट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ M3। केस स्टडी नहीं पढ़ी है मैंने अभी, मैंने तो बस क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर दिए।
नेक्स्ट पे आते हैं, इन इंडिया द सप्लायर ऑफ द मनी इज, आप सबको पता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। डिमांड डिपॉजिट कौन होते हैं बेटे? जो चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, जिनको आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट, आर फिक्स्ड डिपॉजिट, आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटे इसका आंसर है आर नॉट एनी फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये होते हैं टाइम डिपॉजिट, ये होते हैं टाइम डिपॉजिट, और ये भी होते हैं टाइम डिपॉजिट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो हम करते हैं। अब आप देखिए कि हमने केस स्टडी तो पढ़ी नहीं है। अब आप बेशक केस स्टडी अगर चाहें तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप केस स्टडी रीड करते हैं तो आपको थोड़ी बात और एक्स्ट्रा पता चल जाती है, लेकिन आपने अगर कंटेंट चैप्टर का अच्छे से पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि आप अपने आप भी आंसर कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ सेल्फ रीडिंग के लिए, क्योंकि हमने नीचे के चारों क्वेश्चन बिना केस स्टडी पढ़े सॉल्व कर दिए। आप इसे पढ़ना चाहें तो एक बार प्लीज़ खुद पढ़िएगा, पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर में ज़रूरी नहीं है कि यही 4 क्वेश्चन आए, क्या पता केस स्टडी सेम आ जाए और क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो जाए। चलिए तो आगे आते हैं केस स्टडी नंबर 4 पे। ठीक, अब ये बेटे किसी के रिसर्च पेपर हैं। जब किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है तो ये उनके रिसर्च पेपर होंगे, वहाँ से एक पैराग्राफ आपके लिए लिया गया है, करेक्ट। अब देखिए M1 क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, करेंसी कैश, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद द RBI। तो M1 की सही डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, और इसमें हमारा जो आंसर है वो है A। ठीक, तो अगर मुझे पता है पहले से कि M1 में क्या क्या होता है तो मैं इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर लगाऊंगा। डैश डिपॉजिट आर नॉट फॉर एनी फिक्स पीरियड, जो फिक्स पीरियड के लिए नहीं होते उनको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट कभी भी आप निकाल सकते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ऊपर से नहीं देखा, ये भी मैंने ऊपर से नहीं देखा। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। तो बेटे देखो, अभी मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अभी हमने यहाँ M3 की बात की थी, तो M3 ब्रॉडर होता है किससे? M1 से, मैंने बोला भी था आपको। तो बेटे M2 और M3 दोनों ब्रॉड होते हैं किससे? M1 से, एडवांस्ड होते हैं। तो यानी कि बोथ ए एंड बी। इन इंडिया डैश इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, घूम घूम के यही क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आप में से किसी को ये लगता हो कि यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन ही आएंगे नहीं एग्जाम में, बेटे ऐसा नहीं है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट। तो बेटे ये केस स्टडी भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक, सेल्फ खुद रीड कर लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि इस केस स्टडी में क्या लिखा है। बस एक्स्ट्रा बातें हैं, फिर उनके बेस पर हम यहाँ पर नीचे क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मानिए जैसे कई बार हम इंग्लिश का पेपर देते हैं और इंग्लिश में अनसीन पैसेज हमारे आते हैं, तो ये अनसीन पैसेज हैं एक तरीके से। अब आते हैं, बिना केस स्टडी रीड करे हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम। तो हमें बार्टर सिस्टम अच्छे से पता है, अब पढ़ते हैं इसको। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बेटे ये तो एसोसिएट है। ईज ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये नहीं है बेटे। बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, या आप कह सकते हो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस। ठीक, तो बार्टर सिस्टम में जरूरी ये ईज आसानी नहीं होती, बड़े मुश्किल होता है फ्यूचर की ट्रांजैक्शन करना। ये भी है, ये भी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम, ये बड़ा अच्छा क्या, बस आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेस। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम, तो इसका सही आंसर ये मेरे ख्याल से यहाँ आपको एक काम करना है, नन ऑफ दीज नहीं, यहाँ आपको ऑल ऑफ दीज पढ़ना है। बेटे ये सब बार्टर सिस्टम से कनेक्टेड है। क्यों? बार्टर सिस्टम में हर जगह कहीं ना कहीं इन्हें मनी माना गया, मनी की तरह। ठीक, तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं ऑल ऑफ, नन ऑफ दीज भी सही हो सकता है,
क्योंकि वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में चला गया, लेकिन मैं इसको बार्टर सिस्टम में मानूंगा और यहाँ पर आंसर मानूंगा ऑल ऑफ दीज। कहीं ना कहीं हर जगह इसे मनी के, किसी जमाने में टी को मनी माना गया, फिर कहीं वीट को मनी माना गया, शेल्स को मनी माना गया। ठीक, तो आप इसको एक तरीके से नॉट एप्लीकेबल क्वेश्चन लिख दीजिए कि ये ठीक क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी इज इनकरेक्ट। मनी, अब अच्छा ये वाली बात अभी मैंने ऊपर केस स्टडी नहीं पढ़ी, क्या पता केस स्टडी में इससे रिलेटेड कुछ बात कह रखी हो, तो आप केस स्टडी सेल्फ रीडिंग में करेंगे। मनी हैज लेड टू एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज। ठीक, मार्क तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट मनी के बारे में गलत है। मनी हैज लेड टू एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज, मनी ने एक्सचेंज को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद अगला है मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस हैव इंक्रीज्ड आफ्टर द कमिंग अप ऑफ मनी। मनी इन टर्न हैज लेड टू इंक्रीज द स्केल ऑफ आउटपुट ड्यू टू राइज इन डिमांड। बेटे इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। CC is the economy dominated by barter system of exchange। वहाँ ना बैंक नोट चलते, ना इलेक्ट्रॉनिक मनी चलती, वहाँ पर चलता है गुड्स फॉर गुड्स। करेक्ट। तो आई होप आपको मेरी थोड़ी सी ये बात समझ में आई होगी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आप उन्हें बिना केस स्टडी पढ़े भी करेंगे तो भी आप उन्हें कर सकते हैं। तो ये भी आप सेल्फ रीडिंग के लिए लिख लीजिए अपने पास, और बेटे इनकी सेल्फ रीडिंग करिएगा तो आपको समझ में आएगी बात कि कुछ क्वेश्चन तो केस स्टडी के अंदर से बनते हैं और कुछ क्वेश्चन आप बिना केस स्टडी पढ़े भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, और उसके लिए बताऊंगा भी वो है क्या। आपको कुछ नया नहीं है, पुरानी चीज को एक नए पैकेट में डालकर प्रेजेंट किया जाता है आपके सामने, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि असर्शन और रीजनिंग कोई नई चीज़ नहीं है, हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप बेटे आप लोगों ने केस स्टडी बिल्कुल अच्छे से समझी, अच्छे से आपने करी। कुछ मैंने आपको केस स्टडी सेल्फ रीडिंग के लिए दी हैं, आप उन्हें खुद पढ़ें, अपनी नॉलेज को एनहांस करें थोड़ा सा। और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द गुड वे ऑफ स्टडी, तो आप सबसे पहले पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हों, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं कुछ ना कुछ नई वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिंक मैं फेसबुक पे या इधर उधर कहीं शेयर करूँ, तो बस यूट्यूब पे ही वो अपलोड होती रहेंगी और आप लोग के पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको शेयर करके आपको बताऊँ, आपको अपने आप ही उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को अपने आप नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एग्ज़ाम तक डेली बेसिस पर आपको इकोनॉमिक्स की और आगे प्लान है BST की भी इसी तरीके की आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपका थोड़ा टाइम बचेगा और आपको जो है अच्छे से पढ़ने में हेल्प होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।